हाँ तो मेरे प्यारे बेटा जी लोग, हम लोग ऊजनेसिस पार्ट 1 पढ़े, ऊजनेसिस पार्ट 2 पढ़े, है ना। ऊजनेसिस पार्ट 1 में हमने पढ़ा था व्हाट इज ऊजनेसिस, है ना, एंड हाउ टू टेक्स प्लेस एंड विच टाइप ऑफ मटेरियल इज फॉर्म इन ऊजनेसिस। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन, व्हाट इज ग्रोथ। मीनिंग बाय हमने ये पढ़ा था कि जो ऊजनेसिस की प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में होगी मेरे बच्चे, है ना। और 3 स्टेप्स में मेरे बच्चे, पहले स्टेप का जो नाम था वो था मल्टीप्लीकेशन, है ना। गर्भ जीवन में जो होता है, यानी जब लड़की माँ के पेट के अंदर होती है तब मल्टीप्लीकेशन होता है ना। और मैं फिर से एक बार बताती चलूं कि इसमें क्या होता है कि लड़की का जो ओवरी होता है, जो अंडाशय होता है, उसके अंदर अंडजनन सेल होते हैं, प्रीमोर्डियल सेल होते हैं, जर्म सेल होते हैं, जो मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस में डिवीजन करते हैं, डिवाइड होते हैं। कौन सा डिवीजन करते हैं? तो माइटोसिस करते हैं, सुमसूत्री करते हैं, जिसमें वो एक अंडजनन सेल से अनेक अंडजनन सेल में बदल जाते हैं, जिसको हम लोग डिम्बाणु या उस साइट के नाम से बुलाते हैं, जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया। ये 2n होते हैं, है ना, Q2n होते हैं, ये भी बताया, है ना। देन ये जो 2n वाले उस साइट है ना, ये क्या करते हैं? ये आपको बताया था कि अपने आसपास चारों तरफ, है ना, सेल इकट्ठा कर लेते हैं, और सेल इकट्ठा करके उसको लेयर में बदल लेते हैं, और भोजन इकट्ठा करके क्या हो जाते हैं? बड़े साइज के हो जाते हैं। और बड़े साइज के होने के बाद धीरे धीरे अपने साइज में चेंजिंग करके वो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, मेच्योर ग्राफियन ऊतक में बदल जाते हैं। तो यह क्रिया कहलाती है ग्रोथ, है ना। और ये ग्रोथ वाली कब होती है? तो बाल्यकाल से लेकर के, यानी लड़की ने जन्म ले रखा है ना, और जन्म लेने के बाद वो बच्ची है ना, तब से लेकर के, है ना, यानी नवजात से बड़ी है, बाल्यकाल में है, तब से लेकर जब तक कि वो 12 या 13 साल की नहीं हो जाए तब तक उसमें ग्रोथ प्रवस्था चलती रहती है, और यह सबसे लंबी प्रवस्था होती है। हमने ये पढ़ा था, है ना। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मेचुरेशन, है ना, मेचुरेशन, है ना मेरे बेटा जी। मेचुरेशन क्या है मेरे बच्चे? तो मेचुरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको पता है? परिपक्वन बोलते हैं या परिपक्व होना बोलते हैं, है ना। मेचुरेशन में क्या होगा? परिपक्व होगा, है ना। क्या परिपक्व होगा, है ना। तो आप में याद करो मेरे बच्चे, तो जब क्या हो रहा था? ग्रोथ प्रवस्था हो रहा था, है ना। तो ग्रोथ प्रवस्था में क्या हो रहा था? तो उस साइट जो था अपने चारों तरफ सेल का क्या कर ले रहा था? लेयर बना ले रहा था, है ना। ठीक है, आपको बताया था मैंने, है ना। ठीक है, सेल का क्या बना ले रहा था? लेयर बना ले रहा था। तब हम इसको क्या बोल रहे थे? प्राइमरी बोल रहे थे, प्राइमरी साइट बोल रहे थे, या प्राइमरी फॉलिकल बोल रहे थे। फिर ये क्या हो जा रहा था? तो ये कन्फर्म 2 लेयर में, है ना, ये जो सेल है ना, ये सेल क्या हो रहे थे? तो ये आपका जो साइट है, डिम्बाणु है, इसके अगल बगल 2 लेयर में बदल जा रहे थे, एक्सटर्ना और इंटरना, वो भी बताया था। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, है ना, ये भी आपको बताया था। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हो जाएगा? तो सेकेंडरी फॉलिकल में आपको बताया था ऐसे ही अंदर का क्या हो जाएगा? तो ऐसे ही ये जो आपका डिम्बाणु बोले या वो साइट बोले, है ना, ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन इसके अगल बगल जो हमारे कितने लेयर बने थे? 2 लेयर। उन 2 लेयर के अलावे और यहाँ पर कितने लेयर बन जाएंगे? और 2 लेयर बन जाएंगे, है ना। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक लेयर को पेलिसुडा, एक लेयर को वेजिनेलिस, और ये दोनों बाहर एक्सटर्ना और इंटरना थे ही, और ये बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में जो जगह था, इसको हम क्या बोल रहे थे? एंट्रम बोल रहे थे, है ना। और इस पूरी रचना को, है ना, हम लोग क्या बोल रहे थे? इस पूरी रचना को हम लोग टर्शियरी फॉलिकल बोल रहे थे। आपको याद आ रहा है?
टर्शियरी फॉलिकल बोल रहे थे। फिर हमने बोला ये टर्शियरी फॉलिकल क्या होगा, तो ये टर्शियरी फॉलिकल और ज्यादा डेवलप हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे मेरे बच्चे मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, है ना। ग्राफियन फॉलिकल क्या है, तो टर्शियरी फॉलिकल ही है ना। और इसका निर्माण कब हुआ था मेरे बच्चे, तो ग्रोथ फेज में हुआ था। और ग्रोथ फेज कब कंप्लीट हुआ था, तो जब कोई लड़की क्या हो गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी, जब उसमें रजोधर्म शुरू होने वाला था, तब यह क्या हो गया, कंफर्म हो गया, बन गया, है ना। यानी लड़की जब 11-12 साल की थी तब ये बन के कंफर्म हो गया, है ना। तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कि ग्रोथ फेज में ही क्या बन जाता है, तो ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्रोथ फेज है और इस ग्रोथ फेज के लास्ट में क्या बन गया है मेरे बेटा जी, तो आप बताओगे कि बन गया है यहाँ पर क्या, ग्राफियन फॉलिकल, है ना। अब इस ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटक की बात करें, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ग्राफियन फॉलिकल बोलिए या ग्राफियन पुटक बोलिए, है ना, जो ग्रोथ फेज के लास्ट में बना है ना। इसमें होगा क्या, मेचुरेशन, है ना। ठीक है, अब इसमें मेचुरेशन कहाँ पर होगा, है ना। तो आप इस लेयर की बात छोड़ दीजिए, ये ज्यों के त्यों रहेगा, ये वाला लेयर भी ज्यों के त्यों रहेगा, है ना, ये वाली दोनों लेयर भी ज्यों की त्यों रहेगी, है ना। तो मैचुरेशन किस में होगा, तो यार जो यहाँ पे आपने बीच में जो मेरे बच्चे तुमने देखा, क्या देखा तुमने, ऊसाइट, है ना। क्या देखा, ऊसाइट देखा, है ना। इस ऊसाइट में क्या होगा, मेचुरेशन की प्रोसेस होगी, है ना। मतलब आपसे अब कोई पूछे कि मेचुरेशन किस में होगा, तो आप बता दोगे किसमें, ऊसाइट में होगा, है ना। ऊसाइट में मेचुरेशन फेज होगा, है ना। ठीक है, और हमेशा याद रखोगे कि इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो ऊसाइट है, उस ऊसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो आप क्या बताओगे, 2n है, अभी भी यहाँ क्या है, 2n है ना। देन अब क्या होगा, है ना, तो जो ये ग्राफियल फॉलिकल है ना, इस फॉलिकल के अंदर जो ऊसाइट है ना, उस ऊसाइट में मेचुरेशन फेज के दौरान डिवीजन होगा मेरे बच्चे। क्या होगा मेरे बेटा जी, तो डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा मेरे बच्चे, तो आप बोलोगे पहले हुआ था माइटोसिस, अब होगा मियोसिस, है ना। जब आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था मेरे बेटा जी, तो आपको पढ़ाया था वहां पे मियोसिस डिवीजन भी, है ना। और मियोसिस डिवीजन को क्या बोलते हैं, तो आपको वहीं पे बताया था मेरे बच्चे कि हम इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, है ना। और आपको समसूत्री विभाजन में सॉरी अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, तो अर्ध का मतलब आधा और सूत्री का मतलब गुणसूत्र, है ना। मतलब यहाँ पर जो ग्राफियन फॉलिकल बोलो, है ना, या आप इसको क्या बोलो, प्राइमरी फॉलिकल बोलो, है ना, जो बोलो, क्योंकि यही मैच्योर होकर ग्राफियन में बदला था, है ना। तो इसमें क्या होने जा रहा है, तो इसमें मियोसिस होने जा रहा है ना। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है इसमें। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, तो इसके अंदर जो ये छोटा सा काले रंग का आप लोगों को ये जो डिम्बाणु दिख रहा है, इस डिम्बाणु में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, है ना। ये डिम्बाणु क्या करेगा, डिवाइड होगा, मतलब 2 पार्ट में टूट जाएगा। और मेरे बच्चे यहाँ देखो 2 पार्ट में ये टूट चुका है ना। देखो एक छोटे से पार्ट में टूटा मेरे बच्चे, और एक देखो यहाँ बड़े से पार्ट में टूटा, है ना। मतलब इस फॉलिकल के अंदर, है ना, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल है ना, तो इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है, तो आप बोलोगे ऊसाइट है ना। और ये ऊसाइट क्या करेगा, तो डिवीजन करेगा मेरे बेटा जी। कौन सा डिवीजन करेगा, मेयोसिस डिवीजन करेगा। मेयोसिस डिवीजन में क्या होगा, तो आप बोलोगे कि कुछ नहीं, ये ऊसाइट कितने पार्ट में टूटेगा, 2 पार्ट में, है ना। लेकिन डिफरेंस क्या होगा मेरे बच्चे, तो इस ऊसाइट के अंदर जो गुणसूत्र होंगे, है ना, वो गुणसूत्र कितने पार्ट में बटेंगे मेरे बेटा जी, तो आप बोलोगे 2 पार्ट में, इक्वल एंड हाफ में, है ना। आधा एक सेल में, आधा एक सेल में, ऐसे बट जाएगा।
तो आप देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अंदर वाला आप इसको देखो तो ये कितने पार्ट में बट गया, यहाँ देखो तो ये बट जाएगा यहाँ से कितने पार्ट में, तो 2 पार्ट में, है ना। एक पार्ट वाला ये देखो यहाँ बना दिया, और एक पार्ट वाला ये देखो ये यहाँ बना दिया। आप क्या बोलोगे, एक तो बड़ा है में और एक क्या, एक छोटा है ना। अब नाम रख लेते हैं। ये जो छोटा वाला सेल बना, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, n होंगे, मतलब यहाँ पे जो नंबर थे उसके आधे होंगे, और इसमें भी क्या होंगे, n होंगे, मतलब यहाँ पर भी इसमें जितने थे उसके आधे होंगे। बस शेप का अंतर है, एक छोटा सेल बना और एक बड़ा सेल बना। क्लियर। अब जो ये छोटा सेल है मेरे बच्चे, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, है ना, इंग्लिश वाले। और हमारे हिंदी बच्चे बोलते हैं प्रथम ध्रुवीय काय, है ना, हमारे हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं प्रथम ध्रुवीय काय। तो आप क्या बोलोगे कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो oocyte होगा उसमें मेयोसिस डिवीजन होगा, और मेयोसिस डिवीजन में वो कितने पार्ट में टूटेगा, तो 2 पार्ट में, एक छोटे सेल में एक बड़े सेल में। दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, n होंगे, लेकिन एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। जो छोटा होगा उसको क्या बुलाएंगे, उसको ध्रुवीय काय बुलाएंगे, है ना, या उसको पोलर बॉडी बुलाएंगे। और जो बड़ा होगा उसको क्या बुलाएंगे, है ना, और जो बड़ा सेल है इसमें, उस बड़े सेल को हम लोग क्या बुलाएंगे, तो उस बड़े सेल को हम लोग द्वितीयक डिंबाणु बुलाएंगे। मतलब अब क्या होगा, तो ये वाला जो बड़ा सेल बना है इसको हम बुलाएंगे द्वितीयक डिंबाणु, और मेरे इंग्लिश के बच्चे बुलाएंगे सेकेंडरी oocyte। क्लियर, क्लियर मेरे बेटा जी। तो ये यहाँ बना था कौन सा oocyte, तो आप बता दोगे मेरे बच्चे, ये यहाँ बना था आपका प्राइमरी oocyte। क्लियर। और प्राइमरी oocyte से क्या बना, ग्रोथ वाले फेज में क्या बना, ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो oocyte था वो तो प्राइमरी ही oocyte था, और वो प्राइमरी oocyte डिवाइड हुआ तो क्या बना दिया आपका सेकेंडरी oocyte, है ना। और सेकेंडरी oocyte में भी फिर से डिवीजन होगा, है ना। कौन सा डिवीजन होगा, तो मेयोसिस डिवीजन ही होगा, है ना। तो आपको जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था तब बताया था कि मेयोसिस डिवीजन 2 तरह के होंगे। एक को हम बोलेंगे मेरे बच्चे मेयोसिस फर्स्ट, और एक को हम बोलेंगे मेरे बच्चे मेयोसिस सेकंड बोलेंगे, है ना। एक होगा हमारा मेयोसिस, है ना, मेयोसिस फर्स्ट हो जाएगा, और एक हमारा हो जाएगा मेयोसिस सेकंड। मीनिंग बाय यहाँ पर जो डिवीजन हुआ है ना, आप जो यहाँ पे डिवीजन देख रहे हो ये कौन सा हुआ, तो ये हुआ आपका मेयोसिस फर्स्ट डिवीजन, है ना, जिसमें आपका क्या बना, द्वितीयक डिंबाणु बना, और एक बना आपका फर्स्ट पोलर बॉडी, है ना। अब क्या होगा, तो आपका जो द्वितीयक डिंबाणु होगा इसमें मेयोसिस सेकंड होगा, है ना। तो मेयोसिस सेकंड जो होगा वो कैसा होगा, तो मेयोसिस फर्स्ट में क्या हुआ था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए थे, इक्वल एंड हाफ में बट गए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मतलब मेयोसिस सेकंड जो है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होगा। मतलब सेकेंडरी oocyte 2 पार्ट में बटेगा, लेकिन उसके अंदर के गुणसूत्र जो है वो 2 बराबर पार्ट में नहीं बटेंगे, यानी वो उनकी नंबर जो है सेम टू सेम, उनके बटने से जो 2 सेल बनेंगे उनमें रह जाएगा। जैसे यहाँ पर n है ना, और इस n वाले को द्वितीयक डिंबाणु के नाम से बुलाते हैं, और इस द्वितीयक डिंबाणु में मेयोसिस सेकंड हो जाएगा, है ना। आप क्या बता दोगे मेरे बच्चे, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें मेयोसिस सेकंड हो जाएगा मेरे बेटा जी, है ना। जब इसमें मेयोसिस सेकंड हो जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसके अंदर का जो आपका ये द्वितीय डिंबाणु है कितने पार्ट में बट जाएगा, तो 2 पार्ट में बटेगा, है ना। एक देखो पार्ट कहाँ है, यहाँ, एक पार्ट देखो यहाँ है, 2 पार्ट है ना, ठीक है। लेकिन दोनों में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, n के n रह जाएंगे, है ना। यानी इसके अंदर के क्रोमोसोम 2 पार्ट में नहीं बटेंगे। जितने यहाँ पे द्वितीयक डिंबाणु में है उतने ही यहाँ पर इस छोटे वाले सेल में भी और इस बड़े वाले सेल में भी। ऊपर जैसे एक छोटा एक बड़ा बना था, वैसे ही यहाँ पर भी एक छोटा और एक बड़ा बनेगा। एक छोटा जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सेकेंडरी ध्रुवीय काय बोलेंगे, द्वितीयक ध्रुवीय काय बोलेंगे, या सेकेंडरी पोलर बॉडी बोलेंगे, है ना। और इसके साथ जो ये बड़ा वाला सेल बना है ना, इसको हम क्या बोलेंगे,
तो इसको हम बोलेंगे क्या, तो ओवम। क्या बोलेंगे? ओवम, अंडाणु। क्या बोलेंगे? ओवम या अंडाणु। मीनिंग बाय यहाँ पर हमारा ओवम या अंडाणु क्या हो गया? कंफर्म हो गया, बन गया इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, है ना। तो ये मेरे बच्चे किस दिन तक बना है? ये कब तक बना है मेरे बच्चे? ये बना है उस, अगर कोई लड़की है उसमें मेंस आ रहा है, मीन्स उसमें रजो धर्म शुरू हो रहा है ना। मैंने पढ़ाया था वीडियो में आपको, है ना, रजो धर्म क्या है। उसमें अगर रजो धर्म आ गया है, रजो धर्म शुरू हो गया है ना, तो उसके रजो धर्म शुरू होने के पहले दिन से लेकर, है ना, पहले दिन से लेकर रजो धर्म के 12वें या 13वें दिन तक क्या हो गया रहता है? ये ओवम बन गया रहता है ना। ठीक है, ये ओवम बन गया रहता है। कौन से प्रोसेस से? तो आप बताओगे मेचुरेशन प्रोसेस से, है ना, जो कब होता है? प्रौढ़ावस्था में होता है। ठीक है, तो ये बन गया, है ना। अब ये ओवम बन गया है, उसके मेंस आने के पहले से 12वें 13वें दिन तक, है ना, जो क्या हो जाएगा? जो ओवरी से निकलेगा 14वें दिन, है ना, जो निकलेगा ओवरी से 14वें दिन। अगर 14वें दिन ओवरी से इसके निकलने के बाद इसकी मुलाकात स्पर्म से हो जाती है तो क्या हो जाएगी? तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और ये लड़की क्या हो जाएगी? तो प्रेग्नेंट हो जाएगी, है ना। तो आप इतनी बात समझ गए, है ना। अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि इनके नंबर्स क्या होते हैं फीमेल में, है ना। फीमेल के ओवरी के अंदर इनके नंबर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे, तो हमने जो स्केच बनाया है ना, ये स्केच देख लीजिए, है ना। इस स्केच में हम नंबर देखेंगे, है ना, कि कितनी नंबर, है ना, oocytes के बनेंगे, है ना, या प्राइमरी oocytes के बनेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो कुछ भी होगा वह गेस्टेशन पीरियड में होगा, है ना। गेस्टेशन पीरियड मीन्स जब कोई लड़की अपने माँ के पेट के अंदर है तभी ये बनेगा। समझ आया, है ना। तो देखिए क्या हुआ है, तो सबसे पहले ये लड़की जब कहाँ है, माँ के पेट के अंदर है, लेकिन कितने मंथ की है? 1 मंथ की। तब उसके अंदर 1700 क्या बनेंगे? प्राइमरी जर्म सेल बनेंगे, है ना। कौन से डिवीजन से? तो आप बता देना यहाँ पे, माइटोसिस डिवीजन से बन गए, है ना। और फिर जैसे ही वो लड़की 2 मंथ की होगी, है ना, अपने माँ के पेट के अंदर, तो इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी? तो आप यहाँ देख लो कितनी हो जाएगी? 6 लाख हो जाएगी, है ना। आप इसको बोल सकते हो, है ना, 6 लाख हो जाएगी, है ना। जब वो 2 माह की होगी, कहाँ? अपने माँ के पेट के अंदर, तो कौन 6 लाख हो जाएगा? तो प्राइमरी जर्म सेल डिवाइड होकर 6 लाख हो जाएगा माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, है ना। जैसे ही वो अपने माँ के पेट के अंदर 5 मंथ्स की होगी, 5 माह की होगी, है ना, तब उसके पेट के अंदर क्या होगा? फिर से उसके माँ के पेट के अंदर वो है, और उसके पेट के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर इस 6 लाख प्राइमरी जर्म सेल में डिवीजन होगा, और वो कितने में बन जाएंगे? 7 मिलियन में, है ना। अब लाख से कितने हो गए? मिलियन। आप सबसे पहले यहाँ देखो, तो यहाँ कितने थे? तो यहाँ हमारे 1000 में थे, है ना। अब यहाँ क्या हो गए? लैक्स में हो गई। यहाँ पे क्या हो गए? मिलियन में हो गए। यानी 7 मिलियन ओगोनिया उस लड़की के ओवरी के अंदर बन गया। जब वो लड़की कितने मंथ की थी? 5 मंथ की थी। कहाँ? अपने माँ के पेट के अंदर मेरे बच्चे, है ना। अब क्या होगा? अब जो है 5 मंथ के होने के बाद उसकी जो ये फॉलिकल है ना, वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ेगी नहीं, वो डिजेनरेट होगी। मतलब जो बनी थी वो क्या होगी? टूटेगी, बर्बाद होगी। और जब टूटेगी, बर्बाद होगी, डिजेनरेट होगी, है ना, कब तक? जब तक, अब वो 5वें मंथ के बाद जब तक वो जन्म नहीं लेती है तब तक ये क्या हो जाएगा? जो oocyte बना था 7 मिलियन, ये टूटेगा, और टूट कर उसके जन्म के टाइम तक कितना मिलियन बच जाएगा? 2 मिलियन बच जाएगा, है ना।
अब क्या होगा, डिजेनरेशन बर्थ के थोड़े दिन बाद तक भी कंटिन्यूड रहेगा, है ना, कंटिन्यूड होगा, है ना। और कंटिन्यूड होने के बाद से जैसे ही वो बाल्यकाल में जाएगी, है ना, क्या हो जाएगा, उसमें ओभा बनना शुरू हो जाएगा, है ना। और जब ओभा बनना शुरू हो जाएगा तो प्यूबर्टी में जाते जाते, है ना, उसमें क्या बनेंगे, तो उसमें प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे। कितने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने हैं, 60,000 से 80,000 तक दोनों ही ओवरी मिला करके, है ना। 60,000 से 80,000 तक जब वो प्यूबर्टी में जाएगी तो प्राइमरी फॉलिकल बच जाएंगे उसके ओवरी के अंदर, है ना। अब इन प्राइमरी फॉलिकल से किसका बर्थ होगा, तो आपको बताया ना, इन प्राइमरी फॉलिकल से बर्थ होगा किसका, ओवम का, है ना, अंडाणु का, है ना। तो आप याद रखना, एक फीमेल जो है इस 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल से मात्र, है ना, मात्र कितने अंडाणु बना पाएगी, तो मात्र अपने पूरे जीवन काल में 400 से 450 तक ही अंडाणु क्या कर सकेगी, ये फीमेल जो है अपने पूरे के पूरे जीवन काल में बना सकेगी, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो देन हम लोग ने ये देखा इस रेशियो से फीमेल में ओवम बनेंगे। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बच गया, है ना, कि जब ये ओवम मैच्योर हो जाएंगे, बन जाएंगे, है ना, तो ये ओवम ओवरी से बाहर निकलेंगे कैसे, तो आप उसका भी जवाब दे दोगे। वहां पर एक हार्मोन होगा जिसका नाम है LH हार्मोन, मेरे प्यारे बच्चे, है ना। हिंदी में आप बोलोगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। और इस हार्मोन के, है ना, स्टिमुलेशन से, है ना, फॉलिकल से क्या बनेगा, तो मेंस के 14वें दिन अंडा फट के बाहर निकलेगा, है ना, और निकल कर वहां से मुक्त जो होगा, और मुक्त होके फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में पहुंचेगा, जहां स्पर्म के साथ उसकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, है ना। दूसरी चीज है यहाँ पर जो मेचुरेशन फेज है ना, इस मेचुरेशन फेज में, है ना, जो क्या होता है, ओवम का क्या होता है, निर्माण होता है। यह प्रोसेस डिपेंड करती है स्पर्म के स्टिमुलेशन पे, है ना। स्पर्म भी इसको स्टिमुलेट करता है। देन आपका oogenesis प्रोसेस कंप्लीट हो गया मेरे बच्चे, है ना। मैं एक बार फिर बता दूं, ये वीडियोस मैं जो बनाती हूँ, है ना, मैं उन बच्चों के लिए भी बनाती हूँ जिनके पास ट्यूशन के पैसे नहीं हैं, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप किसी भी तरह के कंपटीशन 12th क्लास के अलावा भी फेस कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों से जो भी मुझे देख रहे हैं ना, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि बच्चा आप लोग इसको अपने और भी दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका ढेर सारा फायदा मिल जाए, है ना। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।